कुशीनगर इन दिनों सियासी पर्यटन का नया केंद्र बन गया है, क्योंकि मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर एक्शन के बाद सियासी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल मदनी मस्जिद का निर्माण कुशीनगर के हाटा में साल 1999 में कराया गया था। जब इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था तो 2 मंजिल का ही नक्शा पास कराया गया था और नियमों को ताक पर रखकर बाद में मस्जिद को 4 मंजिला बना दिया गया। इस अवैध निर्माण को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। और योगी सरकार में जांच के बाद अवैध मस्जिद पर एक्शन हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कुशीनगर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बगैर नक्शा पास कराए बनी मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सियासत गरमा गई है। विपक्ष के नेताओं का यहां सियासी पर्यटन शुरू हो गया है। तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि इसके लिए मानो जैसे लूट मच गई हो। विपक्ष के नेताओं ने ध्वस्त किए गए हिस्से को देखा और मुस्लिम पक्षकारों से बात भी की। इसके बाद शुरू हुआ शासन और प्रशासन पर वार पलटवार का खेल। पहले मैं कुशीनगर के अपने अल्पसंख्यक भाइयों को हृदय से इस बात के लिए स्वागत कर रहा हूं कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। बिना बात का तोड़ा गया है, केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने कमियों को छिपाने के लिए जो ये पूरी सरकार फेल है उत्तर प्रदेश में, ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रही है कि कैसे भी माहौल में तनाव पैदा हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अवैध अतिक्रमण के साथ साथ ये मुस्लिम तुष्टीकरण की होड़ है कि मैं आगे हूं, तो मैं कहूँगा कि अवैध अतिक्रमण अवैध होता है, ये चाहे कोई भी हो, और इस पर इस प्रकार का सहयोग करना मुझे लगता है कि किसी को भी ठीक नहीं है और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास और न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलेगी। जबकि कुशीनगर में लंबे विवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि हाटा नगर पालिका इलाके के करमहा चौराहे के पास मदनी मस्जिद के निर्माण को लेकर ये विवाद काफी समय से चल रहा था। 1999 में मस्जिद के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन केवल 2 मंजिल के नक्शे को ही पास किया गया था। इसके बावजूद 4 मंजिल और भूतल का निर्माण नियमों को ताक पर रख कर दिया गया और आरोप ये लगाया जा रहा है कि प्रशासन दंगा कराना चाहता है। विपक्ष के आरोप का जवाब हिंदू पक्षकार ने भी दिया। ये लोग तो गंगा के पास भी दंगा करना चाहे, लेकिन दंगा नहीं हो सका। दंगा करने की राजनीति सपा बसपा करती है। सपा बसपा की सरकार में हाटा में कई बार कर्फ्यू लगा, आप लोग देख सकते हैं। हमारी सरकार जब से आई है तब से कहीं कर्फ्यू का पता नहीं। हाटा में, हाटा के इतिहास में कर्फ्यू रहता था, यहाँ के लोग आतंक से जीते मरते थे। आज हाटा के लोग अमन चैन से है। आप आम जनता से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा दंगा कौन कराता है। वैसे तो इस अवैध निर्माण की शिकायत कई बार संबंधित विभागों और पिछली सरकारों से की गई थी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन योगी सरकार में अवैध निर्माण पर एक्शन की गति को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और नोटिस के बाद तय समय में कागजात पेश नहीं करने पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश के लोकसभा में महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद लगातार वार पलटवार जारी है। समाजवादी पार्टी 144 साल के बाद आने वाले महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर करारा जवाब उन्होंने दिया और कहा कि कुछ लोग चोरी छुपे स्नान कराए और दूसरों को बोल रहे हैं कि मत जाओ। देखिए रिपोर्ट। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सीएम योगी ने भी लखनऊ में वॉर रूम से महाकुंभ की निगरानी की। संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई।
वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से महाकुंभ को लेकर बयानबाजी जारी है। अखिलेश को बीजेपी के हिंदू विरोधी बताने पर एसपी सांसद राजीव राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ की बात कहकर यूपी सरकार सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रही है। क्या गलत कहा उन्होंने? कोई ज्योतिष का वो है या नक्षत्र है या ग्रह 12 साल पर होता है, हर 12वें साल हर कुंभ 144 साल का होता है। तो मार्केटिंग हर चीज के लिए करो। आपने सबको बुला लिया, घर में शादी भी होती है बेटी बहन की, तो बारात उतना ही बुलाते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है। आपने सबको बुला लिया और दूसरा आ रहा है, आप मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, पुलिस रोक रही है। अखिलेश ने लोकसभा में महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिसके बाद सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। बीजेपी सांसद भोला सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के महाकुंभ पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। हर किसी विशेष जाति धर्म को वो राजी करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि अखिलेश जी और उनके सांसद हैं सब हिंदुओं की वोट से बने हुए सांसद, और वो भी एक स्वयं हिंदू हैं। तो वोट बैंक के लिए ऐसी राजनीति, किसी धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं लगाना चाहिए। अब अखिलेश जी के पास क्या है कहने के लिए कि 144 साल वाले वो तो थे नहीं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि 144 साल नहीं आया है? ये इसका जवाब दें। 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जिन केजरीवाल को समर्थन कर रहे थे, उनके द्वारा जिस तरह से यमुना जी को प्रदूषित होते देखा हुआ उन्होंने, तो उसमें डुबकी लगाना चाहिए था। और जहां तक कि मैं कहूंगा कि महाकुंभ पर सवाल उठाना ये सनातन धर्म का ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे ऋषि मुनि और जो सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसका एक अपमान करने जैसा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि जब चुनाव में हिंदुओं के वोट चाहिए थे तो कुंभ में स्नान करने चले गए। अब अखिलेश महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर सियासी वॉर पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो में अभद्रता की खबर को हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से विवाद मचा हुआ है। इधर यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिनों तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, और इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिनों तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। महाकुंभ में हुए हादसे, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, तो सरकार ने भी पूरी तैयारी की है। 18 फरवरी को सत्र की शुरुआत विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 16 दिन का होगा, ये तय हो गया है, और 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 5 मार्च तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये बजट सत्र चलेगा।
इस बजट सत्र में पूरी तरीके से विपक्ष हंगामे के मूड में है, हंगामे के आसार हैं। तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का विपक्ष काम करेगा। दरअसल विधानसभा का ये बजट सत्र इस बार काफी बड़ा होगा और ये 16 दिन का बजट सत्र आयोजित होगा और इसमें कई अहम जो बजट से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपी का इस बार बजट होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत के बाद समाजवादी पार्टी के रुख से ही साफ है कि इस बार यूपी के बजट सत्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान होगी। केंद्रीय बजट की तरह प्रदेश के बजट अभिभाषण के विरोध की भी विपक्ष ने तैयारी की है। इन सब के बीच विधानसभा सत्र 5 मार्च तक चलाने की रूपरेखा फाइनल हो गई है। इस बार प्रदेश का बजट लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है, जो केंद्रीय बजट का लगभग 16% होगा। दरअसल जिस तरीके से केंद्रीय बजट पेश हुआ पिछले दिनों, उसकी छाप भी इस बजट में साफ तौर पर नजर आएगी। जहां मध्यम वर्ग को लुभाने वाला यह बजट होगा, वहीं किसानों, महिलाओं और युवाओं के अलावा उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और इनके लिए समर्पित योगी सरकार का यह बजट होगा। इस बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य को बढ़े हुए आवंटन को शामिल किया जाएगा। चूँकि केंद्र में इस बार मध्यम वर्ग पर खास फोकस किया गया है, इसलिए उम्मीद है कि प्रदेश के बजट में भी इसका असर दिखेगा। किसानों के कल्याण के लिए बजट की मोटी धनराशि का प्रावधान होगा। तकनीक, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च के मद में भी ज्यादा बजट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगातार गिरते पार्टी के जनाधार को देखते हुए बीएसपी ने नया प्लान तैयार किया है। बहुजन समाज पार्टी के इस अभियान को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसपे पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और क्या कुछ है बीएसपी का प्लान, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहले तुम संघर्ष करो। वोट बैंक को साधने के लिए बीएसपी का नया मिशन शुरू हुआ है। 2027 के मिशन में जुटी बीएसपी गांव चलो अभियान से लोगों तक पहुंच बनाने में जुटी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी अभी से जमीन पर उतरकर तैयारी में जुट रही है। गांव चलो अभियान के तहत पूरा प्लान तैयार है। सबसे पहले निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर जिले में कार्यकर्ताओं को संगठन से जुड़े काम को गंभीरता के साथ करना शुरू कर दें। इसके बाद हर गांव के बूथ तक कार्यकर्ताओं को जाना है। सेक्टर प्रभारियों को भी इस काम में लगाया गया है। सेक्टरों की बैठक में बूथ कमेटियां बनाने का निर्णय होगा। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सारा सवाल क्रेडिबिलिटी का है और बीएसपी ने अपनी राजनीतिक पूंजी गंवा दी है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जो वोट बैंक है वो 10% से भी नीचे आ गया है लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में ये 12.8% था, करीब 13%। दरअसल जो क्रेडिबिलिटी बीएसपी की हुआ करती थी, जो काशीराम जी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, ये वाला जो नारा था, ये खुद बीएसपी भूल गई। साथ में जो काशीराम जी के ज़माने के जो इनके लोग थे, जो राजनीति में सक्रिय थे, पार्टी के सेकंड लाइन में थे, हालांकि 1 से 10 तक मायावती थी, 10 के बाद लोग थे, लेकिन हम लोग उन्हें सेकंड लाइन ही कहते हैं। वो पूरी की पूरी टीम इनकी बिखर गई, दूसरे दलों में चली गई। बीएसपी के पास अब पुरानी पूंजी नहीं है। पुरानी पूंजी में सिर्फ मायावती जी हैं या कुछ चंद लोग ही हैं जो प्रदेश स्तर पर काम कर पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वास्तव में अब तक कई सारे प्रयोग कर चुकी है। कभी आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई तो कभी पुराने पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता निकाला गया, नए लोगों को प्रयोग के तौर पर लाया गया। आज पार्टी पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फिलहाल तो कोई भी फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर फिट नहीं बैठ रहा है और समाजवादी पार्टी भी इसे बीएसपी का निजी मामला बता रही है। वो कोई गांव से जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका स्टैंड हमेशा बीजेपी के साथ रहता है। बीजेपी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान की धज्जियां उड़ा रही, हर दिन उस पन्ने को फाड़ रही है। हर दिन उनके बनाए हुए संवैधानिक ढांचे को खत्म किया जा रहा है। क्या किया? बहन जी ने कितने सवाल पूछे?
ऐसे में सभी के दिमाग में सवाल यही बैठ रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के पास अब सारे राजनीतिक रास्ते बंद हो गए हैं या फिर गांव की राजनीति के बहाने बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से 2027 में खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। देखने वाली बात होगी कि यह अभियान कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि 2027 उनके सामने है। ऐसे में 27 की कुर्सी अगर बहुजन समाज पार्टी ने गंवाई तो उनके लिए बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में आज एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बच्चों से बातचीत करती हुई दिखाई दी। दीपिका ने बताया कि वो बचपन में बहुत शरारती थी और मैथ्स में काफी कमजोर थी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस फील होना जीवन का हिस्सा है, इसे हम हैंडल कैसे करते हैं ये मैटर करता है। हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक थी और आज भी हूँ, तो बिफोर द मैथ एग्जाम आई वुड गेट वेरी स्ट्रेस्ड। तो कुछ उस चीज से एक छोटा सा ब्रेक लेना, माइंड को रिलैक्स करना एंड देन एड्रेस इट अगेन। समटाइम्स यू जस्ट हैव अ फ्रेश टेक ऑन व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, राइट? सो आई थिंक ये सवाल ये है कि स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस आई थिंक इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। एग्जाम के रिजल्ट्स हो या एग्जाम की जो प्रेपरेशन है। कभी मैं एक चैप्टर खोलती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि एक बार पढ़ के मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये चीज। ये हमारे साथ भी होता है ना। एंड देन आई रियलाइज्ड काश मैं 10 दिन पहले स्टार्ट करती। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।